गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने इसमें धारा घनत्व पढ़ लिया था, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ ली थी और कल कुछ बेसिक पढ़ लिया था और बेसिक के बाद हमने पढ़ा था ऊष्मीय वेग। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि है, समझाइए। यानी हमें ये पता करना है कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है और अदिश राशि क्यों होती है वो हम समझेंगे आज। कि कोई भी परिपथ होता है, परिपथ में तीर की दिशा धन कण की दिशा होती है। माना कि ये हमारा एक विद्युत तार है या फिर एक परिपथ ही मान लिया, परिपथ का कुछ भाग है, पूरा बॉक्स बना हुआ है, उसमें एक ये लाइन है, इस लाइन को हमने मान लिया। इस परिपथ में जो है, जो धन कण की दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा होती है, धन कण की दिशा वही विद्युत धारा की दिशा होती है। यानी यहाँ पर इस साइड जो है विद्युत धारा बह रही है बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ, और ये है हमारी विद्युत धारा की दिशा भी यही है और धन कण की दिशा भी यही है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है ये। अब दूसरे शब्दों में कहे तो परिपथ में धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होती है। कोई भी परिपथ हो, जब धारा जिस दिशा में बहती है, इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में बहते हैं। जैसे ये विद्युत धारा इस तरफ जा रही है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन इस ओर आएंगे। ये किसकी दिशा है? ये धन कण की दिशा भी है और विद्युत धारा की दिशा भी है। विद्युत धारा में धन कण होते हैं और यहाँ पर जो विपरीत दिशा में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं और धन कण विद्युत धारा की दिशा में उतर? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। धारा पॉजिटिव से माइनस की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा में क्या होता है? धन कण होते हैं। धन कण कहाँ से? तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये जो विद्युत धारा है वो इस ओर जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव से, तो वो इस ओर आएंगे। यानी धारा की विपरीत दिशा होती है। जो हमारा परिपथ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो ये लाइन आप नोट कर लेना। अच्छे से समझा दिया मैंने, वापस बता देता हूं एक बार। ये हमारा एक लाइन मान लेते हैं हम, या परिपथ का एक भाग है ए बी। ये पूरा परिपथ बना दो आप, यहाँ पर एक सेल जोड़ दो। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। इस माइनस को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, माइनस है। अब इस परिपथ में धारा बह रही है। धारा कैसे बह रही है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। धारा में क्या है? धन कण। धन कण इस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है इस तरफ, और वही धारा की दिशा है जो धन कण की दिशा है, यहाँ से इधर। और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? वो धारा के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब धारा इस दिशा में बहेगी तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएंगे, इसलिए धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। ये आप लिख लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो एक बार। ये डायग्राम मत बनाना, डायग्राम केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। हाँ, तो हमने अभी पढ़ा है धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है परिपथ में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये तार है, यहां से दो तार मिलकर एक तार बना रहे हैं। यहां पर ये 90 डिग्री, इन दोनों तार के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। यहां से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, 4 एम्पियर की धारा आ रही है, और यहां से आ रही है 3 एम्पियर की धारा। अब धारा का नियम क्या कहता है कि जहां यहां से 4 एम्पियर की धारा आ रही है और यहां से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो I1 इक्वस टू I1 प्लस I2। यहाँ पर I निकालेंगे, ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है, तो I बराबर I1 प्लस I2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 7 एम्पियर, 7 एम्पियर हो जाएगी। अगर इस बिंदु से यहाँ से 3 एम्पियर धारा जा रही होती है और यहाँ पे 4 एम्पियर धारा आ रही होती, तो मैं 4 में से 3 को माइनस कर देता, पर दोनों ही इस बिंदु पर आ रही है तो दोनों जुड़ के हो जाएगी I इक्वस टू, ये I1 हो गया और ये I2 और ये I, तो I इक्वस टू I1 प्लस I2। तो यहाँ पर 7 एम्पियर। ये तो है हमारे धारा का नियम। और सदिश का नियम क्या कहता है? अब सदिश का नियम आपने 11th क्लास पढ़ी होगी। 11th क्लास में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, R इक्वस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा रूट में। एक बार आप ये डायग्राम बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इसको थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ से इसको छोटा करके यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। हाँ, तो क्या है हमारे सदिश का नियम, r इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये 2pq है, मैंने पिछली बार गलती से pq लिख दिया था, cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर हमारे पास कितना है, थीटा इक्वल टू है हमारे पास इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब सदिश का नियम क्या कहता है कि एक ही दिशा में जब कोई भी दो मान आते हैं तो जुड़ के ये तीसरा मान ही आना चाहिए, और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम p और q इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू 7 आनी चाहिए कि ये p है, p का मान 4 एम्पियर, q का मान 3 एम्पियर। ये सदिश का नियम है, सदिश के नियम में ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। यदि 7 एम्पियर आंसर आता है, 7 एम्पियर आंसर आता है तो यहाँ पर सदिश का नियम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धारा का नियम, धारा जो है वो सदिश के नियम का पालन करेगी, और अगर 7 एम्पियर नहीं आता है, कोई दूसरी वैल्यू आती है, तो ये सदिश के नियम की पालना नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सदिश के नियम में जब हमने वैल्यू रखी तो हमारा धारा का नियम अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? धारा का नियम क्या कहता है, 7 एम्पियर आना चाहिए, और सदिश का नियम रखा और अगर 7 एम्पियर आ गया तो सदिश के नियम में धारा का नियम अप्लाई हो रहा है, यानी धारा सदिश के नियम का पालन करती है। और अगर यहाँ पर आंसर अलग आया तो धारा सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं r इक्वल टू रूट पी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 4 3, और यहां पर मैं cos 90 लिख रहा हूं। cos 90 की वैल्यू आप सब जानते हो, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो r इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो r हमारे पास क्या आया, 16 प्लस 9 25 का रूट कितना होता है, r इक्वल्स टू 5। यानी हमारे जो ये है धारा का नियम है वो सदिश के नियम पर अप्लाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब हमने इन दोनों वैल्यूज को, धारा की वैल्यू को सदिश के नियम में रखा तब आंसर हमारे पास आया 5, पर आना क्या चाहिए था 7। यदि यहाँ पर आंसर 7 आता तो यानी धारा का नियम है वो सदिश के नियम में अप्लाई हो रहा है, जो धाराओं का योग हो रहा है वही इस धारा का, इस फॉर्मूले में रखने पर धारा का आंसर आ रहा है, पर आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए जो है धारा है वो सदिश के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए धारा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, पहले आप एक बार ये नोट कर लेना, ये डायग्राम, और डायग्राम के नीचे ये नोट कर लेना। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में किया, ये पूरी चीज उस डायग्राम के नीचे नोट करना। हाँ, तो उस डेरिवेशन के नीचे जो अभी हमने की है, r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट में, उसके नीचे एक नोट जरूर लिख देना। ये नोट है, यदि धारा सदिश राशि होती तो सदिश के नियमों का पालन करती। जो हमने सदिश का फॉर्मूला रखा था 11th क्लास से, जो आई कैप जे कैप से वैल्यू हम निकालते थे कि ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, वो फॉर्मूला रखा, उसमें हमने ये वैल्यूज भरी, तो उससे हमें पता चला कि आंसर नहीं आ रहा है, यानी जो धारा का नियम है वो सदिश के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर अलग आ रहा है, 5 आ रहा था और आना क्या चाहिए था 7। पालन नहीं करती है, परंतु धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, अतः धारा अदिश राशि है। ये गलत लिख दिया है। यदि धारा सदिश के नियम का पालन राशि होती, यदि धारा सदिश राशि होती तो सदिश के नियमों का पालन करती, परंतु धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सही बिल्कुल एज इट इज यही लिखना है आपको भी, पालन नहीं करती है, अतः धारा एक अदिश राशि। अदिश के नीचे अंडरलाइन कर देना आपको, ताकि आप देखो तब आपको याद रहे। इससे ये प्रूव होता है कि धारा जो है वो अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है, इसलिए यह सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। हमारे पास आंसर अगर 7 आया होता उस फॉर्मूले में तो धारा को हम कह सकते थे कि धारा एक सदिश राशि है, परंतु धारा एक अदिश राशि है। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाएंगे
ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और नोट्स एज इट इज बनाते रहना। जैसे कि आज के टॉपिक में मैंने पढ़ा है, ये डायग्राम के नीचे वो डेरिवेशन के नीचे ये नोट, एज इट इज ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। और इन नोट्स को पढ़ोगे तो आप एग्जाम में, 12th के एग्जाम में इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, बहुत ही इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे नोट्स बता रहा हूँ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहना।